नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। आज हम HPAS CSET पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे अलजेब्रा, पॉलीगन्स और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन। जिन्होंने HPAS CSET पार्ट 1 नहीं देखा है, आप पहले पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें बोला गया है, पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, नंबर्स ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन ऑफ 12 साइड इक्वल टू 54। सेकंड है, द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 13 साइड इक्वल टू 27.69 डिग्री। थर्ड बोला गया है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद 9 साइड इक्वल टू दिस। एंड फोर्थ बोला गया है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि जो ये क्वेश्चन आया है, ये हमारा पॉलीगन से है। ओके, तो अब पॉलीगन होते क्या है। जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं, उसके पॉलीगन होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड होती है, यानी 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं होती है। तो अब देखिए, 3 भुजाएं होती किस किस में। 3 भुजाएं हमारी, सबसे पहले आता है ट्रायंगल, इसमें 3 साइड्स होती है। सेकंड आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज, इसमें भी 4 भुजाएं होती है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या आएंगे, तो उसके अंदर आएगा हमारा रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है, इसके बाद हो गया पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे सो ऑन। तो ये हमारे सारे चीज किसमें आएंगे, पॉलीगन्स में आएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला ऑप्शन, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन ऑफ 12 साइड इक्वल टू 54। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल का, किसी भी पॉलीगन में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n-3/2। इससे हम डायगोनल किसी भी पॉलीगन के निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें क्या बोला गया है, 12 साइड किसी पॉलीगन के। ठीक है, एन हमारे पास साइड्स होती है। साइड्स मतलब इसमें पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n 12 है, तो n की जगह हम 12 पुट करेंगे। इससे ये कैंसिल, 12 में से 3 माइनस कर दो, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन आपका कैसा है, ट्रू है। नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन ऑफ 12 साइड इक्वल टू 54। ये इसका कितना आ रहा है आंसर, 54 आ रहा है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, द नंबर ऑफ मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं जिसकी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इसमें पूछा हुआ है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हमारे पास जो एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो इक्वल टू होता है 360 डिग्री के। ओके, लेकिन अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल बोला गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 360/n। ओके, n आपके पास साइड से भुजाएं। अब यहां पे बोला गया है कितनी, 13 साइड से, और ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो अगर 13 साइड से तो 360/13। अब देखो कितने डिग्री आ रहा है, डिग्री। ठीक है, इसको काट देते हैं, तो 13 का डबल 26, 36 में से हम 26 घटाएंगे 10, 100, 13 का 7 गुना 91, 0.9 बचेगा, 13 का 6 गुना 78, अब 12 बचेगा तो 120, और 13 का 9 गुना 117। ठीक है, तो इतना ही तो दिया हुआ है हमको, 27.69 डिग्री। अगर किसी पॉलीगन में 13 भुजाएं होगी, 13 साइड्स होगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 27.69 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कैसा है ऑप्शन, ये भी सही है। अब नेक्स्ट देखो, आगे क्या बोला हुआ इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद 9 साइड इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके, देखो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल
इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 ब्रैकेट 180 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, n हमारे पास साइड है, भुजाएं हैं, तो n कितना हो जाएगा, n दिया हुआ है 9 साइड, तो 9 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, कितना आ रहा है, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, ब्रैकेट का मतलब 18 का 7 गुना 126 और 0 डिग्री। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो इसका मतलब हमको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इसका मतलब ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब जिसमें 8 साइड्स होगी, 8 भुजाएं होगी, इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप देखो, पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, फोर्थ। अब ईच एक्सटीरियर एंगल, तो मतलब हमारा जो 1 एक्सटीरियर एंगल होगा किसके इक्वल होगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा 360 अपॉन n। ओके, अब आप देखो 360 अपॉन n मतलब 360 अपॉन ऑक्टागन, 8 भुजाएं, इसको काट देंगे, कितना आएगा आंसर, देखो 8 का 4 गुना 32, फिर हमारे पास कितना बचता है, 4 0 40, 8 का 5 गुना 40, यानी जो एक एंगल होगा, एक कोण होगा रेगुलर ऑक्टागन का, वो 60 डिग्री नहीं, वो 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहले तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी गलत है। और इसमें पूछा भी क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोम्बस इज नॉट ट्रू, इसमें भी नॉट ट्रू पूछा गया है। अब सबसे पहले रोम्बस होता क्या है, ये शेप होती है रोम्बस की। एक मिनट, ऐसे करके ये रोम्बस है ना, थोड़ा सा टिल्ट होता है ये, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। ओके, इसमें क्या बोला गया है, डायगोनल बाइसेक्ट्स इंटीरियर एंगल। अब इसमें मैं डायगोनल बना देता हूं, ये और ये, क्या डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इंटीरियर एंगल को। बाइसेक्ट मतलब दो जो आपके पास एंगल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कैसे, देखो यहां पे अगर एंगल ए है, इसको ये वाला डायगोनल एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड देखिए, ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, बिल्कुल सही चीज है। अगर इसके सारे एंगल राइट एंगल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक रोम्बस नहीं रहेगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा ऑप्शन भी सही है, नॉट राइट एंगल। ओके, थर्ड देखो, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये भी बिल्कुल सही है। रोम्बस में सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है ना, जो सारी की सारी भुजाएं होती है इसकी इक्वल होती है। ठीक है, चौथा क्या बोला है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये चीज गलत है। जो एक रोम्बस होता है इसमें क्या होता है, जो आपके डायगोनल होते हैं ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर काइट। पहला ऑप्शन है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, थर्ड है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, और फोर्थ है टू पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले इसमें जो हमको बोला गया है, इसमें बात की गई है काइट की। ओके, मैं काइट बना देता हूं, ये हमारे पास एक काइट है, एक सेकंड, इसको मैं यहां जैसे बना देता हूं, एक काइट है। ओके, अब मैं इसको नाम दे देता हूं ए
बी सी और डी। काइट एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो साथ वाली भुजाएं होती है एडजेसेंट साइड वो इक्वल होती है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब सेकंड क्या है इसमें, सेकंड इसमें क्या पूछा हुआ है, यहां ध्यान से देखेंगे तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी की बात की गई है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वांग सम। अगर इसमें कॉन्ग्रुएंसी की बात की गई है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट निकलेगा, जैसे मान लो मैं अब इसको ए और सी को जोड़ देता हूं, ठीक है, डायगोनल से, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट निकलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला हुआ है कि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ओके, इसको भी प्रूव करेंगे। पहले मैं क्या करता हूं, इसको ए और सी को मिला के ए और सी डायगोनल बना देता हूं, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ए डी और सी के। कॉन्ग्रुएंट में कुछ रूल्स होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए और बी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए और बी इक्वल टू हो जाएंगे ए और डी के। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि साथ वाली भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। जैसे ये साथ वाली भुजाएं ए बी और ए डी बराबर हो जाएगी, ठीक है। बी सी और डी सी ये भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। बी सी इक्वल टू डी सी। थर्ड चीज देखो, ए सी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी के। अब इसमें ये वाला रूल कौन सा लगा, साइड साइड और साइड, साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ए बी सी। और इसके कारण क्या हुआ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो इनके एंगल भी आपस में, आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें एक ऑप्शन देखो, वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखो, अगर मैं एक चीज और करता हूं, इसको भी आपस में मिला देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैंने ओ लिख लिया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं अब ट्रायंगल ए ओ बी, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, देखो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ए ओ डी के। ट्रायंगल ए ओ डी, ओके। इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये यहां पे एंगल ए है, ठीक है, बी ओ डी आप इसको भी ले सकते हैं, अब मैं एंगल ए मान रहा हूं, ठीक है। मैंने एंगल ए को इक्वल कर दिया है 2x, मान 2x। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहां पे एंगल ए है, अगर ये यहां से ए से सी तक एक डायगोनल है, तो डायगोनल इस एंगल को, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। मैंने इसको ले लिया 2x, यानी इक्वल पार्ट में x और x से डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब आप आगे देखिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो मेरे को ए बी, ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ए ओ इक्वल टू ए ओ। नेक्स्ट देखिए, एंगल x इक्वल टू एंगल x, ठीक है। अब सेकंड रूल हमारा आता है जो कॉन्ग्रुएंसी का है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड के की प्रॉपर्टी के कारण ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ओ डी के, ओके। अब आपकी थर्ड चीज क्या पूछ रहा है कि अगर ये एंगल एक्स एक्स एंगल कैसे है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब जो आपके ये वाला एंगल है, यहां पे एंगल जो आपके ओ पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, ठीक है। मैं इनको पी और क्यू नाम दे देता हूं, इसको मैं एंगल पी और क्यू नाम दे देता हूं, एंगल पी और क्यू नाम दे देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल एक्स अगर एंगल एक्स के इक्वल है यहां पे, तो एंगल पी भी जो ओ पॉइंट पे बना है इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा।
दूसरी चीज क्या है, आपकी जो बी और डी लाइन है, ये क्या है, ये एक आपका डायगोनल है। अगर ये डायगोनल है, विकर्ण है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। ओके, तो अगर यहां देखा जाए तो एंगल P प्लस Q एक स्ट्रेट लाइन पे है 180 डिग्री पे, और दोनों कैसे हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर कब होंगे, अब अगर बराबर है तो मैं एंगल P इक्वल टू एंगल Q लिख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एंगल P और Q को एंगल P ही मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। तो मैं यहां पे Q की जगह भी P ही रख रहा हूं, क्योंकि दोनों बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2P इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब P इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, काट देंगे इसको, तो एक एंगल यानी एंगल P आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 90 डिग्री आ रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो एंगल इक्वल होने के कारण एंगल Q भी 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर दोनों एंगल 90 डिग्री के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो AO है ये BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि AO परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है, यहां से प्रूव कर दिया हमने, ये है ना, AO परपेंडिकुलर टू BD। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड देखो क्या बोला गया है, इसमें ऑप्शन सी में बोला गया है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ओके, पैरेलल का मतलब होता है जो लाइनें आपस में कभी नहीं मिलती, उनको बोला जाता है पैरेलल। तो इसमें जो आपकी लाइनें हैं ये तो सारी देखो, B C से D, D से A, ये सारी लाइनें में से कोई भी पैरेलल नहीं आ रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑप्शन आपका जो C होगा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या बोला हुआ है, टू पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड आर कॉन्ग्रुएंट। टू पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स, साइड्स का मतलब आपकी भुजाएं, ये आपस में कैसी है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये B और C इक्वल हो जाएगा D और C के, A और B इक्वल हो जाएगा A और D के। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी काइट की प्रॉपर्टी होती है कि साथ वाली भुजाएं, साथ वाली साइड्स वो आपके इक्वल होती है। ओके, तो इसमें क्या आंसर आएगा, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अ हेक्सागोनल पिरामिड हैज, अच्छा हेक्सागोनल पिरामिड, ये आपको यहां पे डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, कितनी एजेस होती है और कितने फेस होते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, वर्टिसेस क्या होती है, ये वाली चीज आपकी 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्टिसेस, इसको मैं 20 से लिख रहा हूं, वर्टिसेस कितनी हो जाएगी, वर्टिसेस हो जाएगी आपकी 7। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, एजेस। एजेस क्या होती है, एजेस होते हैं ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अंदर वाली साइड ये 12। तो एजेस को मैं ई से लिख रहा हूं, एजेस हो जाएगी 12। थर्ड चीज क्या है इसमें, फेस, ठीक है। फेस, कितने फेस है, ये एक हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ओके, 6 फेस आमने सामने वाले 6 फेस हो जाए, जैसे ये है, ये सामने है, इसके पीछे एक और फेस होगा, ये वाला होगा, इसके इस साइड कुछ और फेस होगा, ये होगा, इससे उस साइड दूसरा फेस होगा। तो 6 फेस तो हो गए, लेकिन जो ये निचले वाले साइड ये भी आपका एक फेस काउंट होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 + 1 = 7। तो कितने फेस होंगे हेक्सागोनल में, 7 फेस होगा। ऑप्शन देखो, व्हाट इज 7, तो 3 जगह 7 दिया हुआ है, एज इज 12, ठीक है। देखो ये गलत हो गया, व्हाट इज 7, एज इज 12 और 7 फेस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 384 स्क्वायर किलोमीटर, its parallel side are in the ratio 3:5 and the perpendicular distance between them is 12 centimeter. Then the length of parallel side of trapezium is, आपको लेंथ पूछी गई है पैरेलल साइड के, जो पैरेलल साइड जो लेंथ होगी वो क्या होगी। इसको सॉल्व करते हैं। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम इस तरह का होता है,
इसको मैंने ABCD नाम ले दिया, मैं यहां पे H कर देता हूं हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन सी है? ये, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड A की वैल्यू कितनी है? देखो, पैरेलल साइड रेशियो 3 और 5, तो ऊपर वाली साइड छोटी है, इसको मैं 3x ले लूंगा, नीचे वाली साइड बड़ी है तो मैंने इसको 5x ले लिया। सम ऑफ द पैरेलल साइड, A प्लस B लिख सकते हैं इसको, पैरेलल साइड इंटू H। ओके, अब एरिया क्या दिया हुआ है? 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की जगह 384 इक्वल टू 1/2 इंटू A और B की वैल्यू क्या है? A और B की वैल्यू है 3 और 5, तो इसको 3x प्लस 5x लिख सकते हैं इंटू, अब H देखो, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो H की बात की जाए तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको काट दो, जो जो कटता है, मैंने 2 से 12 काट दिया, 6 को इधर लेके आएंगे, कट जाएगा। यहां से भी काट सकते इसको, लेकिन मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूं। 3x सब कुछ मतलब कट जाएगा और इस साइड आएगा, तो उस साइड क्या रहेगा? राइट हैंड साइड क्या रहेगा? सिर्फ ये चीज रहेगी। इसको काट दो, 6 का 6 गुना 36, 2 बचता है, और 6 का 4 गुना 24, 5 प्लस 3 8x। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8x की आ रही है 64, तो इसका मतलब x की कितनी आएगी? x इक्वल टू ये वाला 8 बटे में x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है देन लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड की लेंथ कितनी आएगी? एक लेंथ हमारे पास A है जो 3x के इक्वल है, तो अगर ये 3x के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8, 24 सेंटीमीटर। दूसरा देखो B 5x, यानी 5x की वैल्यू 8, एक 24, दूसरा 40। 24 कौन सा है? A, ये वाला कितना हो जाएगा? 24, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो 24 और 40 हमारा आंसर हो जाएगा, 24 और 40। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, अ वेल विद एन इनर डायमीटर ऑफ 14 मीटर। एक कुआं है जिसका इनर डायमीटर यहां से यहां तक ये 14 मीटर है। ठीक, इसका मतलब इनर रेडियस कितना हो जाएगा? d/2। डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है। इसको काट दो, 7 मीटर। इस डग टू द डेप्थ ऑफ 15 मीटर। इस कुएं को कितना खोदा गया? इस कुएं को 15 मीटर तक खोदा गया है। ओके, यानी h कितना आ जाएगा आपका? 15 मीटर। यहां पे मैं लिख रहा हूं h कितना आ जाएगा? 15 मीटर। द excavated earth is spreaded evenly around the well to the width of 7 मीटर। अच्छा, जो इसमें से खोद के मिट्टी निकाली गई उसको क्या किया गया? उसको कुएं के अराउंड लगाया गया है। कैसी फॉर्म में? फॉर्मिंग एन एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट क्या होता है? इसको ना ऐसे बनाया गया है जैसे कुएं के चारों तरफ जो ऐसा होता है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो होता है थोड़ा सा, ऐसे से करके मिट्टी को लगाया गया है, ऊपर की तरफ लगाया गया है, एम्बैंकमेंट बनाया गया है एक तरह से, ऐसे करके ऊपर करके लगाया गया है। द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज, ये वाली चीज निकालें, कुएं के बाहर जो मिट्टी निकाली गई है, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला H निकालना है आपने। ठीक, अब देखो स्टार्ट करते हैं। जो डग यहां से, जो मिट्टी यहां से कुएं से निकली, उसी से ये
कुएं के चारों तरफ वही मिट्टी लगाई गई है, अगर वही मिट्टी कुएं के चारों तरफ लगाई गई है और उससे थोड़ा सा चौतरा टाइप का ऊपर वो बना दिया है, इंबैंकमेंट बना दिया है, तटबंध बना दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंबैंकमेंट हो जाएगा। ओके, अब ये एक तरह से आपको सिलेंडर दिख रहा होगा, कुआं कैसा है, एक तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका मतलब यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज होगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंबैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ वेल मतलब कुएं का वॉल्यूम क्या है, कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, देखो यहां देखो कितना है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, 7 मीटर रेडियस है, 15 मीटर इसकी हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल यानी मैं इसको अभी खाली पाई आर स्क्वायर एच लिख रहा हूं इक्वल टू, ध्यान से देखो वॉल्यूम ऑफ इंबैंकमेंट क्या चीज हो जाएगी। अच्छा, ये क्या चीज है, ये कैसा लगाया हुआ है, जो इससे मिट्टी निकाली गई है, इसका मतलब इसमें यहां पे दिया हुआ है स्प्रेड इवनली अराउंड द वेल ऑफ अ 7 मीटर विड्थ, है ना। इसमें जो आपका कुआं है, ये यहां पे जो इसकी विड्थ है, यहां से जो विड्थ आएगी, इसमें ऐसा दिख रहा है लेकिन ये चौतरा टाइप का है, एक तरह से तटबंध है, तो इसका यहां से यहां तक जो विड्थ है वो कितनी है, 7 मीटर है। ओके, और सेंटर से यहां तक विड्थ कितनी है, ये भी 7 मीटर है। इसका मतलब कुएं के सेंटर से और इंबैंकमेंट के लास्ट तक जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 + 7 14 मीटर हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ इंबैंकमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू आउटर साइड, वॉल्यूम ऑफ आउटर साइड माइनस आउटर मतलब आपका यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा आउटर साइड, माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें से, वॉल्यूम ऑफ इनर साइड। वॉल्यूम ऑफ इनर साइड मतलब यहां से लेकर यहां तक ये माइनस करना पड़ेगा, टोटल में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, फिर ही हमारे पास वॉल्यूम किसका आ जाएगा, इंबैंकमेंट का आ जाएगा। ओके, अब आप ध्यान से देखिए वॉल्यूम ऑफ आउटर साइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर साइड, ये भी तो एक तरह का सिलेंडर है, आउटर साइड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1, और एच यहां पे देखो, यहां पे हाइट एच है, कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। वॉल्यूम ऑफ इनर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इनर हो जाएगा रेडियस आपका 7, यहां पे जो रेडियस है वो ये वाला 7 यहां से यहां प्लस ये वाला 7, तो यहां पे जो हमारा R1 है वो कितना है, 14 मीटर। नेक्स्ट देखिए इनर, पाई आर स्क्वायर 2 और h, क्योंकि हाइट क्या है यहां पे, इंबैंकमेंट इसकी सेम है। ओके, अब आप ध्यान से देखिए R1 14 सेंटीमीटर और जो R2 है ये कितना हो जाएगा, इनर देखिए 7 मीटर। पहले हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। ओके, इक्वल टू पाई, अगर मैं पाई और h को कॉमन लेता हूं, पाई और h को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2, ये वाली वैल्यू आ रही है, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इंबैंकमेंट हो जाएगा। अब इसको मैं वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंबैंकमेंट, मैं इसको यहां लिख सकता हूं, पाई h, कैपिटल जो h है ये किसके लिए आ रहा है, इंबैंकमेंट की हाइट, और जो स्मॉल h है, स्मॉल अल्फाबेट में h है, ये किसके लिए आ रहा है, हाइट ऑफ वेल यानी कुएं की ऊंचाई के लिए, आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। एक मिनट, इसको R1 14 और R2 इंपॉर्टेंट है मीटर, नीचे वाला पोर्शन में मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें कट रही है, ये कट रहा है आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर हमारा कितना आया था, इसको ना यहाँ पे एक चीज हम करेंगे, जो हमारा 7 मीटर है, क्योंकि
7 मीटर, इनर रेडियस तो सेम होगा, तो इसको हम मिटा के यहां पे क्या कर देते हैं, इसको आप r लिख दीजिए, इसको आप r लिख दीजिए। ओके, यहां पे भी इनर रेडियस यानी ये वाली चीज, इसको r लिख दो। इसको r2 नहीं करना है, इसको सिर्फ आप r लिखिए। अब ध्यान से देखिए, देखो r स्क्वायर कितना है, r क्योंकि देखो इनर रेडियस है ये 7 मीटर है, तो यहां भी आएगा, ये इनर रेडियस यहां भी आ जाएगा, तो 7 मीटर ही रहेगा, तो इसका जो नाम है हम इसको r ही रखते हैं। ओके, अलग अलग नहीं होंगे। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। 7 स्क्वायर, h कितना है, हाइट देखिए h, स्मॉल h 15 इक्वल टू कैपिटल H निकालना है हमको। r स्क्वायर 1 कितना है, r1 कितना है 14 माइनस r कितना है 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब सिर्फ कैलकुलेशन बची इसमें h। देखो यहां पे अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं, चलो इसको मैं पूरा ही कर देता हूं। 14 को मैं इस तरह तोड़ सकता हूं, यहां पे कॉमन देखो, यहां पे 7 है, यहां 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15, 7 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 7 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बाहर निकल गया, तो 1 स्क्वायर है, 1 भी ले सकते हैं इसको। ओके, कैंसिल कर दो h और h, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप आगे ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां लिख देता हूं, 15 इक्वल टू h, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आगे देखिए 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 इंटू h, 4 में से 1 गया 3 यहां बाहर आ जाएगा, इसके 15 के बटे में 3 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट यहां से भी काट सकते हैं, है ना, मैंने इसको डायरेक्ट लिया, तो 5 हमारे पास वैल्यू आ रही है 5, h की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वल टू 5 मीटर। और h हमने क्या माना था, h हमने माना था हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, है ना, और इसने पूछा हुआ भी क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज, तो कितनी आ रही है 5 मीटर आ रही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, पर ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाय x। ओके, देखो ये यहां पे पॉजिटिव है, ये यहां पे नेगेटिव है, हमको नेगेटिव में वैल्यू लेनी है, तो कैसे होगा, देखो x की पावर 4, इसको मैं सबसे पहले ऐसे लिखता हूं, सेकंड है 1 अपॉन x इसकी पावर 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 अपॉन होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इसको हम पूरे के बाहर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 का क्यूब करो वो वैल्यू 1 ही रहती है। अब नेक्स्ट देखिए, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले क्या होते हैं, तो बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं इसको a और अगर मैं इसको ऐसी फॉर्म में देखूं ना, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है, अगर मैं x की पावर 4 को इस फॉर्म में लिख देता हूं, तो ये वाली चीज इस फॉर्म में आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, तो ये कहां से निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमको ये चीजें बनानी है। ओके, अब देखो, अब हमको चाहिए ये नेगेटिव में, तो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, दूसरा इसका फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई बार माइनस 2ab आगे पीछे लिखा हुआ होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। अब आप देखिए, मेरे को इस फॉर्म में ये वाली चीज लिखनी है, x की पावर 4, इसका मतलब मैंने अगर इस फॉर्म में इसको लिख दिया, तो मैंने x की पावर 4 को x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर
1 बाय एक्स पावर 4 इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं a को एक्स स्क्वायर मान लूं और b को देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मान लूं, तो क्या बात बन जाएगी देखते हैं। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, तो ये अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं प्लस 2ab को इस साइड लेके आता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab यहां आ जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। a की जगह मैं एक्स स्क्वायर डालता हूं, b की जगह 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 2, ए को मैंने एक्स स्क्वायर माना हुआ, बी को 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, अगर मैंने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माना हुआ तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 14 के इक्वल हो जाएगी। अब आप आगे देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आगे देखिए अब आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, यहां पे माइनस 2 है, ओके, ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 14, माइनस का 2 है उस साइड प्लस 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 पावर 2, इस साइड जाएगी तो ये रूट बना देगी, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 16 हो जाएगा। रूट 16 किसकी वैल्यू होती है, रूट 16 होती है 4 की वैल्यू होती है, लेकिन यहां पे जो होल स्क्वायर है अगर ये इक्वल टू के दूसरी बात मतलब पावर 2 इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो इसके दो रूट निकलते हैं, कौन कौन से, एक तो प्लस का निकलता है आपका, प्लस का 4 आएगा और दूसरा माइनस का 4 आएगा, है ना। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, है ना, हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी प्लस 4 यानी 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है ना। लेकिन यहां तो हमारे पास वैल्यू किस में है, माइनस में है दी हुई। अब आपको क्या करना है, अब मैं सेकंड फॉर्मूला लगाता हूं। सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, मेरे को नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो मेरे को सेकंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, सेकंड फॉर्मूला है ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला। तो अब इस केस में मैं क्या करता हूं कि a इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया था मैंने, b इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर ले लिया था, ओके। अब मैं क्या करता हूं, a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लेता हूं, मेरे को इस फॉर्म में चाहिए, है ना। अगर मैं यहां पे स्क्वायर लगाऊंगा a स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b इधर लगाऊंगा b स्क्वायर इस साइड लगाऊंगा और तो b स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और यही चीज तो यहां है दी हुई कि आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये भी तो इसी फॉर्म में है दिया हुआ, तो इसका मतलब a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू 1 बाय एक्स में ले सकता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, सेकंड फॉर्मूला लगाने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म तो इसी की है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्म तो इसी की है ये, तो a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 2ab इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस 2ab हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ये हमने पिछले क्वेश्चन में क्या माना था, ये चीज मानी थी, ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं इसको 4 लिख सकता हूं, मैंने इसको सबसे पहले 4 लिख दिया। अब देखो a माइनस b होल स्क्वायर, a की वैल्यू x माइनस 1 बाय एक्स, a को x और b को 1 बाय एक्स माना हुआ, प्लस 2 a की वैल्यू x b की वैल्यू 1 बाय एक्स, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये वाला 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इस साइड हो जाएगा तो 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 2 गया 2, और हमको क्या चीज चाहिए, हमको 1 माइनस 1 बाय एक्स चाहिए, 1 माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमको ये पावर 2 हटानी पड़ेगी, ये इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 2 इस साइड है स्क्वायर इस साइड जाएगा तो
√2 बन जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है √2। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी हम कैसे करते हैं, जब भी हमको कोई चीज माइनस में चाहिए होती है तो सबसे पहले मैंने इसमें प्लस का फॉर्मूला, अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं, ये इतना लंबा करने की इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक पता होनी चाहिए, नहीं तो चीजें मुश्किल हो जाती है, फिर चीजें जल्दी समझ में नहीं आता। इसका आंसर आएगा √2 आएगा। अब आप इसका थोड़ा सा शॉर्ट देखिए, अगर मेरे को इसको शॉर्ट में करना है, इतना लेंथी नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए बेसिक तरीका पता होना चाहिए। देखो क्या है हमारे पास, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 14। मेरे को क्या पता है कि यहां पे x पावर 4 और 1/x पावर 4, ये इसकी पावर में हाफ कर दूंगा, यानी पावर हाफ का मतलब है इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो क्या होता है कि इसमें बेसिक फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, ये चीज लगेगा, है ना। और अगर मेरे पास ये वाली चीज यहां पे दी हुई है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब क्या होगा, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इस साइड आके माइनस हो जाएगा। लेकिन जब भी यहां आके माइनस हो जाएगा और ये वापस इस साइड जाएगा, इसको ले जाने की जरूरत नहीं है, तो a प्लस बी ये x मल्टीप्लाई बाय 1/x फॉर्म में कट जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अगर हमको पॉजिटिव फॉर्म में ही लेना है तो इसमें 2 ऐड करना है। यहां भी तो उसमें फर्स्ट स्टेप में ऐड हुआ था, तो यहां भी ऐड हो जाएगा। ओके, बाकी कट जाएगा, a की वैल्यू x और उसकी वैल्यू 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर था तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट बना देगा, यानी कि आपके पास यहां पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 आ जाएगी। अगर ये √16 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इसके 2 रूट बनेंगे, एक +4 और दूसरा -4 बनेंगे। दूसरे में क्या होगा, अब मेरे को चाहिए वैल्यू माइनस में, जब मेरे को वैल्यू माइनस में चाहिए होगी, अब क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, वहां पे -2ab था। ओके, तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी आई हमारे पास, देखो इस फॉर्म में ही तो है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4, प्लस वाले रूट लेना है। और इसमें से मैं क्या करूंगा, लास्ट में 2, पहले हमने 2 ऐड किया, फिर हमने 2 माइनस किया। और अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास x प्लस 1/x है, इसका भी होल स्क्वायर, पीछे मैंने आपको पूरा बताया हुआ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब क्या है कि ये 2 हो जाएगा। ओके, जैसे ही 2 हो जाएगा, इस साइड वाला रूट इस साइड चला जाएगा, तो x माइनस, यहां पे बीच में माइनस आएगा। ओके, यहां पे बीच में माइनस आ जाएगा, यहां पे बीच में माइनस, x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ये वाला स्क्वायर इस साइड या राइट साइड जाएगा तो ये रूट बना देगा। पहले में केवल 14 में 2 को ऐड करना था, कितनी हमारे पास रूट करके वैल्यू 4 आएगी। फिर दूसरे स्टेप में 4 में से 2 घटाना था, तो कितना 2 घटा के कितना आ रहा है, 2, लेकिन स्क्वायर भी तो है, लेफ्ट हैंड साइड आपका स्क्वायर है, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, तो दूसरी साइड जाके वो क्या करेगा, वो रूट बना देगा। तो 2 के ऊपर रूट बना के √2 हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2 इसमें आंसर आ जाएगा। बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक हमने डिटेल में किया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो पार्ट 2 है ये यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अगर आप यूपीएससी, सीएसई, एचपीएस, एचपी एलाइड, एसएससी, सीजीएल, बैंक जिसमें क्लर्क, पीओ दोनों, और सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम जैसे पटवारी हो गया आपका, या पुलिस हो गया, जेबीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, और आर्मी जीडी, है ना, तो उसके लिए आप अकेडमी से संपर्क कर सकते हैं, श्री विश्वनाथ आईएएस अकेडमी। कॉन्टैक्ट नंबर है 7018826370। कहां है, 2nd फ्लोर, कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।